बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यार्थियों, व्यवसाय अध्ययन की कक्षा 11वीं के पहले अध्याय में हम आज अंतिम लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। अंतिम लेक्चर के अंदर मैंने गत वीडियो में बात की थी, तो व्यवसाय को प्रारंभ करने की जो मूल घटक है उसकी हम व्याख्या कर रहे थे। उसमें हमने 4 बिंदुओं को पढ़ा था। आज हम 4 बिंदुओं को और पढ़कर इस अध्याय को समाप्त करेंगे और फिर कुछ प्रश्नोत्तरी भी मैं दे सकता हूं, वो दूसरे अध्याय में पढ़ते हुए उसके बीच में मैं प्रश्नोत्तरी भी आपको दे दूंगा ताकि आप इन वीडियो को देखकर कर सके। व्यवसाय को प्रारंभ करने के जो मूल घटक थे उसके 4 बिंदु के बारे में बात करने के पश्चात आज जो 5वां बिंदु है उसके बारे में मैं बात करूंगा, उद्यम का स्थान। विद्यार्थियों, गौर करें, उद्यम का स्थान से क्या तात्पर्य है। उद्यम क्या होता है कि उद्यमी के द्वारा जो व्यवसाय किया जाता है, एक साहस जोखिम को उठाकर जो उद्यम किया जाता है, वो उद्यम एक व्यवसाय करने का। हम उद्यमी जो व्यवसाय करता है उसे उद्यम कहा जाता है, वो जोखिमों को वहन कर। अब वो उद्यम का स्थान, वो व्यवसाय करने का स्थान कौन सा होना चाहिए, वो स्थान कहाँ हो, उसकी सुगमता को भी ध्यान रखना होता है। व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उद्यम का स्थान कहाँ हो, हम कौन से स्थान को निरूपित करें, किस जगह हम वो इतने बड़े व्यवसाय की इकाई लगाएं ताकि हमें अधिक फायदा हो सके, लागतों में कमी आ सके, उन परिणामों से हम नहीं जूझ सके ताकि हमें जहां ज्यादा हानि हो सके, जहां लागतों में ज्यादा अधिकता आ सके, ऐसी योजना हमें बनाकर ऐसे स्थान को देखना है जहां लागतों में कमी है। ऐसी योजना, बिजली आपूर्ति, तमाम प्रकार की ऐसी जो चीजें, जो सहायक आवश्यकताएं हो, वो सब वहां उपलब्ध प्रदानता हो, ऐसे स्थान को हमें देखना हो। वो ऐसी व्यवसायिक क्रिया हम जहां करें ताकि हम तमाम प्रकार की सुविधाएं हमें वहां उपलब्ध हो पाए। तो उद्यम के स्थान का बहुत बड़ी भूमिका रहती है व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले। विद्यार्थी गौर करें, तो ये एक व्यावसायिक क्रियाओं का संचालन होगा, उसका ध्यान प्रमुख रूप से हमें रखना होगा। जहां हम व्यवसायिक क्रियाओं का संचालन करेंगे उसका ध्यान हम प्रमुख रूप से रखेंगे, उसका किसका, उस स्थान का ध्यान रखेंगे। हमें स्थान को सुनिश्चित करना होगा। हम एक, जैसे कि हम बहुत बड़ी एक फैक्ट्री लगा रहे हैं और वो आवासीय कोई कॉलोनी के अंदर जाके लगा रहे हैं, वहां उसका पॉल्यूशन भी ज्यादा फैल रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं लोगों से लड़ना होगा। वहां के लोग मुद्दा भी उठाएंगे कि यहाँ फैक्ट्री कैसे लगी है। इसलिए हमें कॉमर्शियल स्टेटस के ऐसे स्थान को ढूंढना होगा जहां फैक्ट्री लगे तो कोई लोग मुद्दा नहीं उठाए। जिस प्रकार हम वहां खर्चा करके अगर फैक्ट्री को स्थापित कर देते हैं, फिर माल का उत्पादन करते हैं और लोग वहां मुद्दा उठा लेते हैं, ये फैक्ट्रियां नहीं लगनी चाहिए, तो हमें कहीं ना कहीं घाटा हो सकता है। तो स्थान को सुनिश्चित करना हमारे लिए आवश्यक जरूरी रहता है। किस प्रकार, किस क्षेत्र में फैक्ट्री लगानी है, कानून की बाध्यताओं को भी देखना होता है। लीगल बैरियर्स कई प्रकार के होते हैं, उन्हें देखकर सब चीजों का निर्णय लेना होता है। तो गौर करें विद्यार्थियों, एक एक बिंदु को हम समझने का प्रयास करेंगे। आप बने रहें इस वीडियो के अंदर, प्रत्येक चीज को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, उद्यम का स्थान का मतलब वो व्यवसायिक क्रियाओं का संचालन होगा, उन व्यवसायिक क्रियाओं का संचालन होगा, उसका ध्यान प्रमुख रूप से हमें रखना होगा। जहां व्यवसायिक क्रियाओं का संचालन होगा वहां हमें प्रमुख रूप से ध्यान रखना होगा। प्रमुख रूप से ध्यान किसका रखना होगा, उस स्थान का रखना होगा। देखो, मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है। तमाम प्रकार की जो व्यवसायिक क्रियाएं की जाएगी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, व्यवसाय में उत्पादित वस्तुओं को उत्पादित करने के लिए, तो वहां जो भी व्यवसायिक क्रिया की जाएगी वहां उस स्थान का हमें प्रमुख रूप से ध्यान रखना होगा। अगर हम वो ध्यान ना रखकर हमसे कोई भी अगर त्रुटि हो जाती है, संभवतः हम उस चीज को ध्यान ना रखकर, हमें उस चीज स्थान का पता ना हो और हम वहां अपनी एक बहुत बड़ी इकाई को स्थापित कर वहां माल का उत्पादन कर रहे हैं या विक्रय कर रहे हैं, तो हमसे एक छोटी सी त्रुटि हो जाती है, तो उस त्रुटि का क्या परिणाम होता है, गौर करें। अगर कोई हमें त्रुटि होती है तो परिणाम क्या होगा, ऊंची उत्पादन लागत आएगी। कोई भी लागत है, वो जिस कोई वस्तु हम उत्पादित कर रहे हैं उसकी लागत ज्यादा आ सकती है। जैसे कि हमें माल का उत्पादन करना है और हम इस ऐसे एरिया में हैं जहां बिजली की आपूर्ति भी बिल्कुल कम हो रही है। अब हमें फैक्ट्री के अंदर इतने हॉवर्स प्लांट चलाना है और वहां बिजली भी हमें नहीं मिल रही है, और उस दौरान हम फैक्ट्री के अंदर जो प्लांट चल रहा है उसमें जो होल्डिंग टाइम होता है उस दौरान कितनी वस्तुओं का वो उत्पादन कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, और बिजली वहां नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे लागतों में बढ़ोतरी होगी। ऐसे कई भी मुद्दे होते हैं, कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ऊंची उत्पादन लागत आएगी। और गौर करें विद्यार्थियों, उचित प्रकार के उत्पादन निवेशों की प्राप्ति से असुविधा होगी। उचित प्रकार के हम उत्पादन नहीं कर पाएंगे और निवेश, जो भी उससे फैक्ट्री के अंदर निवेश करना चाहते हैं और हम भी कोई निवेश कर कुछ लाभ कमाना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति हमें सही ढंग से नहीं हो पाएगी, तथा ग्राहकों को अच्छी सेवा देने में भी हमें कठिनाई प्राप्त होगी, क्योंकि हम अगर सही स्थान का सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं, बहुत सारी मेडिकल्स की दुकान है
और उसके बीच में हम जाके किराने की दुकान को सुगम बनाते हैं। तो विद्यार्थियों गौर करें, एक ग्राहक अगर वो किराने की दुकान की ओर जाना चाहता है तो वो किराना मार्केट की ओर बढ़ेगा, ना कि मेडिकल मार्केट की ओर बढ़ेगा। अब हम ग्राहकों को कैसे सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं, क्योंकि वो उस ग्राहक की रुचि तो किराना मार्केट की ओर है। अब वो कहीं ना कहीं एक ग्राहक भटकता हुआ मेडिकल पे आकर आपकी दुकान से कुछ चीज किराने की भी खरीद रहा है, तो वो एक व्यवसाय करना सही ढंग से नहीं हुआ। तो विद्यार्थियों, हम ग्राहकों की भी संतुष्टि के लिए हमें उचित स्थान की आवश्यकता रहती है। जैसे कि मंडी के अंदर जाते हैं तो सब्जी मंडी की ओर सब्जियां मिलती है, कृषि उपज मंडी की ओर कृषि सामान, धान मंडी की ओर धान संबंधित बातें होती है, और जैसे मार्केट की तरफ जाते हैं मेडिकल की तरफ मेडिकल की दुकानें होती है, हौजरी आइटम की तरफ हौजरी आइटम्स की दुकानें होती है। तो इस प्रकार की हमें बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री अगर हम लगा रहे हैं या फिर रिटेल दुकान लगा रहे हैं तो हमें स्थापित करने के लिए उस स्थान को सुनिश्चित करना चाहिए, पूरी योजना के साथ उस स्थान का चुनाव करना चाहिए। तो ग्राहकों को अच्छी सेवा देने में हमें कठिनाई प्राप्त होगी। विचारणीय घटक उद्यम के स्थान के चुनाव में, विचारणीय क्या घटक है विद्यार्थियों, यहाँ एक विचार करने योग्य ये घटक है कि उद्यम के स्थान का चुनाव अच्छा हो। हम जो भी उद्यम करना चाहते हैं उसका चुनाव कैसा हो, एकदम सुनिश्चित हो, अच्छा हो। और जब हम अच्छा चुनाव कर लेते हैं, हम स्थान का अच्छा चुनाव कर लेते हैं तो हमें क्या उपलब्धता प्रदान होती है, कच्चे माल की उपलब्धि प्रदान होगी। हम जब उद्यम के स्थान को अच्छा चुनाव कर लेते हैं, ये हमारा एक विचारणीय घटक है, ये सोचने योग्य घटक है। जब हम उद्यम के स्थान का चुनाव अच्छा कर लेते हैं, स्थान वो अच्छा है, सुगम है, तो हमें हर चीज की उपलब्धता प्रदान होती है। हम हमारी फैक्ट्री इस जगह लगाए कि हमें कच्चा माल भी मिल सके, श्रम लेबर भी मिल सके, बिजली की आपूर्ति भी वहां अच्छी हो सके, बैंकिंग सुविधा भी हो, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, हम किसी से बात करें, हम हमारे जो विचारों का आदान प्रदान करें, उसके बारे में भी हम चर्चा करें, वो भी अच्छा हो। और भंडारण यानी बहुत बड़े जहां माल को उत्पादित कर जहां हम रख रहे हैं वो सब सुगम स्थापित हो, वो ही एक अच्छा स्थान होता है उद्यम करने का। इन तमाम प्रकार की ये सब प्रणाली जब हमें निहित होती है, इन सब की उपलब्धता प्रदान होती है, तो एक उद्यम का हमने अच्छे स्थान की विचार कर अच्छे स्थान को चुन लिया है। विद्यार्थियों को करें, यही बात थी उद्यम के स्थान से हमारा क्या तात्पर्य होना चाहिए। व्यवसाय को प्रारंभ करने के जो मूल घटक है उसके अंदर हमारा बिंदु आता है उद्यम का स्थान। उद्यम का स्थान, हम जो व्यवसाय क्रियाएं करते हैं, व्यवसाय क्रियाएं करने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से एक अच्छा स्थान होना चाहिए। अगर हम त्रुटि भी कर लेते हैं, थोड़ी सी त्रुटि अगर हो जाती है तो क्या होता है, ऊंची उत्पादन लागत आती है, उचित प्रकार के उत्पाद निवेशों की प्राप्ति हमें नहीं हो पाती है, हम ग्राहकों को अच्छी सेवाएं प्रदान नहीं कर पाते हैं, हम सेवा देना में हमें कठिनाई होगी। और विद्यार्थियों, अगर हम विचारणीय घटक कर विचारणीय घटक से तात्पर्य है कि जो विचारणीय घटक है, अगर हम इन विचार घटकों पर अगर फोकस करें कि हमें कच्चे माल की उपलब्धता हो सकती है, हमें वहां श्रम लेबर जो कार्य करते हैं उसकी उपलब्धता हो सकती है, बिजली की आपूर्ति यहाँ अच्छी है, और हमें बैंकिंग की सुविधा भी नजदीक मिल रही है, यानी कि पैसों का आदान प्रदान भी करना होगा, और हम संप्रेषण कम्युनिकेशन यानी कि एक दूसरे से बात करना, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रखना और उसके विचारों को सुनना, उनके बारे में भी हमें यहाँ कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। भंडारण, बड़े बड़े गोदाम हमारे पास यहाँ हो सकते हैं। ये सब हमारे दिमाग के अंदर विचारणीय घटकों को हमें समझकर उद्यम के स्थान का सुनिश्चितता करनी चाहिए, उस उद्यम के स्थान को हमें चुनना चाहिए, यही उद्यम का स्थान होता है। अगर हम उस स्थान पर हमें कच्चे माल की उपलब्धता सही प्रदान हो रही है, हमें वहां लेबर भी मिल रहा है, वहां बिजली की आपूर्ति, जितनी बिजली की कटौती नहीं हो रही है, वहां हमें बैंकिंग सुविधा जल्द नजदीक ही हमें बैंकिंग की सुविधा मिल रही है। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, हमारे बाड़मेर के अंदर रिको में विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां भी लगी हुई है, कई ऐसी फैक्ट्रियां है, जैसे गवार गम की फैक्ट्री है, और टायर्स ट्यूब्स की फैक्ट्री है, मार्बल्स की फैक्ट्री है, और उसके पास बैंक की सुविधा भी है। विद्यार्थी, बैंकिंग सुविधा भी है, भंडारण की सुविधा भी है। तो तमाम प्रकार की बैंक, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक वहां नजदीक है, तो कुछ पैसों का आदान प्रदान करने के लिए हमें बैंकों की भी जरूरत रहती है। ऐसा सुगम स्थान का जब हम चुनाव कर लेते हैं, हमारे दिमाग के अंदर ऐसे विचारणीय घटक आने चाहिए कि इन चीजों की उपलब्धता जहां हमें मिलेगी तो हम आराम से वहां उस स्थान को उद्यम के लिए उपयोग कर सकते हैं। यही उद्यम का स्थान था। अब छठा बिंदु है प्रस्थापन की वित्त व्यवस्था। विद्यार्थियों, जब हमने उद्यम के स्थान को चुन लिया, अब उसका प्रस्थापन हम स्थापित कर रहे हैं, तो हमें वित्त की व्यवस्था चाहिए। और वित्त की व्यवस्था की विद्यार्थियों अगर हम बात करें तो हम कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए हमारे पास पहले क्या होनी चाहिए, ये कॉमर्स की भाषा के अंदर पहला ही शब्द कैपिटल, यानी कैपिटल का मतलब है राजधानी नहीं है, पूंजी है। आपको लेखा शास्त्र विशेषज्ञ वेदाजी बोहरा ने भी समझाया होगा कि वास्तव में जब व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो ऐसी की तमाम प्रकार की चीजों की जरूरत रहती है, जैसे कैपिटल है, लैंड है, बिल्डिंग है। तो उसमें कैपिटल, पूंजी की सबसे बड़ी आवश्यकता
रहती है। पूंजी नहीं है तो आप व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकते हो। तो उन बातों की भी हम बात करेंगे कि प्रस्थापन की वित्त व्यवस्था, हम स्थापन कर रहे हैं, स्थापन करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता रहती है। तो गौर करें, देखो वित्त की व्यवस्था अर्थात व्यवसाय प्रारंभ करना तथा उसकी निरंतरता के लिए पूंजी की व्यवस्था करना। प्रस्थापन वित्त व्यवस्था से तात्पर्य है कि वित्त की व्यवस्था अर्थात वित्त की व्यवस्था से तात्पर्य है कि वित्त का मतलब होता है फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब है धन। अब फाइनेंस धन हम कैसे जुटा सकते हैं? हम बैंकिंग लोन के माध्यम से भी जुटा सकते हैं, फाइनेंस भी करवा सकते हैं, तमाम प्रकार की चीजें। आज जैसे कि हम 10-25 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो 25 लाख सीधे डायरेक्ट नहीं देते हैं, 2-3 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर बाकी हम फाइनेंस के जरिए, क्योंकि बैंकें उसका पैसा भुगतान कर लेती है और हम इंस्टॉलमेंट किस्तों से पैसे चुकाते हैं। और जब हम वित्त की व्यवस्था करते हैं तो तमाम प्रकार की ऐसी सुविधाएं मिलती है, बैंकों के जरिए मिल सकते हैं, ऐसे कई लोन होते हैं, तब हम वित्त की व्यवस्था कर लेते हैं। तो इस वित्त की व्यवस्था से ही हमारे पास पूंजी आती है और उस पूंजी से ही हम व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। इसलिए वित्त और पूंजी में फर्क होता है विद्यार्थी, गौर करें। अर्थात है वित्त भी एक धन है, पूंजी भी एक धन है, मगर वित्त हमारे पास किस जरिए से आता है और वो जरिया बनकर पूंजी बन जाता है और पूंजी बनकर हम व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। गौर करें विद्यार्थियों, तो वित्त की व्यवस्था अर्थात व्यवसाय प्रारंभ करना तथा उसकी निरंतरता के लिए पूंजी की व्यवस्था करना। हमने वित्त की व्यवस्था की अर्थात व्यवसाय प्रारंभ किया। अब व्यवसाय प्रारंभ किया तो व्यवसाय प्रारंभ करने के बाद व्यवसाय निरंतर चलेगा। हमने व्यवसाय को एक समय के लिए चलने के लिए तो नहीं प्रारंभ किया ना, निरंतर कंटिन्यूटी। वही व्यवसाय क्या है? व्यवसाय मैंने आपको सिखाया था, तो निरंतर चले और लाभों के लिए हो, जिसमें लाभों की वृद्धि हो। तो निरंतरता के लिए हमें क्या चाहिए? पूंजी की आवश्यकता होगी। अब पूंजी की आवश्यकता किसके लिए होगी? हम पूंजी किस लिए जुटाएंगे? तो स्थायी संपत्तियों के लिए पूंजी को हमें जुटाना होगा, चालू संपत्तियों के लिए भी जुटाना होगा। तो सर ने आपको स्थायी संपत्तियां, चालू संपत्तियों के बारे में जो लेखांकन समीकरण और इस प्रकार से जो आपके अकाउंट में चल रहा है उसमें भी आपको सर ने सिखाया होगा। कुछ जनरल प्रविष्टियां भी करनी सिखाई होगी। जो खातों की 3 प्रकार की, जो व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, नाम मात्र का खाता, उसमें भी कुछ ऐसे आइटम्स भी लिखाए होंगे जिसमें फिक्स एसेट भी आती है, करंट एसेट भी आती है, उनके बारे में भी बात की होगी। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, इस प्रकार से भी आपकी बात की होगी कि किस प्रकार से वो पूंजी निकल जाती है। तो विद्यार्थियों गौर करें, तो वित्त की व्यवस्था अर्थात व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता रहती है और व्यवसाय को निरंतर चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता रहती है। तो व्यवसाय को हम प्रारंभ करते हैं, व्यवसाय को निरंतर चलाते हैं, तो उसमें तमाम प्रकार की चालू संपत्तियां भी लगती है, स्थायी संपत्तियां भी लगती है, उसमें भी हमें पूंजी की आवश्यकता रहती है। तो पूंजी की आवश्यकता रहती है किसमें? स्थायी संपत्ति में। स्थायी संपत्ति कौन कौन सी हो सकती है? स्थायी यानी कि एकदम फिक्स हो, जो अस्थिर हो, जो हिले नहीं। अब दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगी, जो मतलब कि आपके सामने एकदम दिखे, आपको जो टेंजिबल हो, एकदम मूर्त हो, आपके सामने हो। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? लैंड, यानी कि क्या होनी चाहिए? भूमि होगी तो हमारे पास उसके ऊपर क्या बनाएंगे हम? बिल्डिंग। फिर हमने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बना ली, अब बहुत बड़ी फैक्ट्री बन गई। उसको चलाने के लिए आपके पास प्लांट, मशीनरी होनी चाहिए। मशीनरियों के माध्यम से आप तमाम प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करोगे, तो वो मशीनरी, ये सब स्थायी संपत्तियां है। सामान और साजो सामान, जो विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट भी, उपकरण भी होते हैं, ये सब, इन सब की आवश्यकताओं के लिए आपके पास पूंजी होनी चाहिए और पूंजी को हम वित्त के माध्यम से जुटा सकते हैं। अब करंट एसेट्स की अगर हम बात करें, चालू संपत्तियों की बात करें, करंट का मतलब यहाँ चालू है, करंट एसेट्स की बात करें तो कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, ये कच्चा माल है, ये करंट एसेट है विद्यार्थी। कच्चा माल ये स्थिर एकदम स्थिर नहीं है, कच्चे माल को आप निर्मित माल में भी बदल सकते हो, तो ये चालू है, ये चलता रहता है। देनदार, डेब्टर आपके एक देनदार, यानी कि हम जिससे मांगते हैं। डेब्टर का मतलब हम जिससे मांगते हैं, हमें जो देने योग्य है इंसान। तैयार माल का स्टॉक, आपने कोई भी तैयार माल, जो कच्चा माल था उसको आपने तैयार माल में परिवर्तन किया। जैसे कि ये पेन है, ये पेन किससे बना हुआ? प्लास्टिक से। प्लास्टिक पहले कच्चा था, उसको फिर एक ढांचा बनाकर इस पेन को बनाया। अब इसका ये ज्यादा पेन आपके पास उत्पादित हो गए, तो ये क्या आपके पास एक स्टॉक है, रहतिया है। स्टॉक को रहतिया भी कहते हैं, स्कंध भी कहते हैं। तैयार माल का स्टॉक आदि में निवेश करने के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता होगी। जब आप कच्चा माल, जैसे कि देखिए गौर करें, जब आपके पास बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, सामान, ये सब, इन चीजों की जब आवश्यकता रहेगी तो किसकी आवश्यकता रहेगी? पूंजी की। ये सब पूंजी से ही मिलेंगे। और करंट एसेट, कच्चे माल की आवश्यकता रहेगी। देनदार, तैयार माल का स्टॉक आदि में निवेश करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। और एक समुचित वित्तीय योजना, आप समुचित यानी पूरी टोटली जो आपने जो उचित एक योजना आप बनाते हो वित्तीय फाइनेंस के लिए, उस वित्तीय योजना के अंदर आपको किसकी जरूरत रहती है? पूंजी की आवश्यकता रहती है।
और स्रोत जहां से पूंजी प्राप्त की जा सके, ऐसे स्रोत जहां से पूंजी प्राप्त की जा सके। पूंजी आप कहां से, वही स्रोत जैसे बैंक हो सकते हैं, आपके देनदार हो सकते हैं, आप तमाम प्रकार की ऐसी प्रणालियों से आप पूंजी ले सकते हैं। फर्म में पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग, आपने पूंजी को ले तो लिया, अब उस पूंजी को आप फर्म में उसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे करोगे? निश्चित रूपरेखा आपको बनानी होगी, निश्चित रूपरेखा बनाकर आप फर्म में पूंजी का उपयोग कर सकते हैं। तो यही है प्रस्थापन में वित्त की व्यवस्था। अब वित्त की व्यवस्था कैसे करें? वित्त की व्यवस्था जरूरी है एक व्यवसाय को चलाने के लिए, निरंतरता में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, और पूंजी की आवश्यकता हमें स्थायी संपत्तियों में भी रहती है। स्थायी संपत्तियों की अगर हम बात करें तो बिल्डिंग है, लैंड है, और मशीनरी है, सामान है, विभिन्न प्रकार के ये स्थायी संपत्तियां रहती है। और करंट एसेट्स की बात करें तो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, तैयार माल का स्टॉक है, देनदार है, ये सब हमारे करंट एसेट्स रहते हैं। और इस प्रकार हम समुचित वित्तीय योजना को भी समझा। पूंजी की आवश्यकता, स्रोत जहां से पूंजी प्राप्त की जा सके, फर्म में पूंजी की सर्वोत्तम उपयोग और निश्चित रूपरेखा बनाई जाती है। अब विद्यार्थियों अगला बिंदु है हमारा 7वां बिंदु है संयंत्र या अभिन्यास। संयंत्र या अभिन्यास की बात करेंगे अब। संयंत्र या अभिन्यास, संयंत्र से हमारा क्या तात्पर्य है? संयंत्र का मतलब होता है प्लांट, यानी हम प्लांट जो लगाते हैं इसके अंदर विभिन्न प्रकार की मशीनें आती है, इक्विपमेंट उपकरण आते हैं, बड़े बड़े जब मशीनें लगकर कुछ नई चीजों को उत्पादन करते हैं तो उसे प्लांट कहा जाता है। और अभिन्यास का मतलब होता है नक्शा। अब उसका कैसे लेआउट तैयार करोगे, आप कैसा एक नक्शा तैयार करोगे ताकि माल का उत्पादन किस प्रकार कर सके। तो विद्यार्थियों को संयंत्र अभिन्यास से तात्पर्य है कि भौतिक सुविधा जो भी हमारी जब पहले पूरी हो जाती थी, अब हमने मशीन लगा ली है, विभिन्न प्रकार की ऐसी चीजें लेके तो आ गए, अब हम उसका नक्शा तैयार करेंगे। भौतिक सुविधा जो पूरी होने के बाद, हमने भौतिक सुविधा के बारे में पढ़ा था, होने के बाद उद्यमी को संयंत्र का ऐसा नक्शा बनाना चाहिए। संयंत्र का किस प्रकार वो प्लांट का नक्शा बनाएगा ताकि वो माल का उत्पादन कर सके, किस प्रकार कम लागत पर माल का उत्पादन कर सके, नक्शा बनाना चाहिए जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं आ जाए। वो नक्शा तैयार करेगा, उस मशीन को स्थापित करने के लिए वो एक नक्शा तैयार करेगा जिसमें सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उसके अंदर उपलब्ध हो जाए। विद्यार्थी गौर करें, अभिन्यास से तात्पर्य यहाँ क्या है? नक्शा। नक्शे का मतलब है प्रत्येक उन वस्तु की व्यवस्था करने से जो उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक हो। अब हम जो नक्शा तैयार करते हैं विद्यार्थियों, जैसे कि हम एक स्कूल प्रारंभ कर रहे हैं, स्कूल प्रारंभ करने के लिए हम स्कूल का एक पूरा नक्शा, मैं आपको हर एक चीज उदाहरण से समझाऊंगा, पूरा नक्शा तैयार करते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल रूम होगा, ये हमारा हेडमास्टर्स रूम होगा, ये हमारा व्यवस्थापक का रूम होगा, कक्षा एक रूम में वाणिज्य के विद्यार्थी बैठेंगे, 2 रूम में विज्ञान के विद्यार्थी बैठेंगे, ये हमारी कार्यालय होगा, इसके अंदर हमारी स्टेशनरी रहेगी, इसके अंदर हमारा तमाम प्रकार की ऐसी जो स्क्रैप वैल्यू जो कुर्सियां टूटी वो रहेगी। ये हम एक नक्शा तैयार करते हैं। अब नक्शा तैयार करने के बाद अब प्रिंसिपल होगा तो प्रिंसिपल की भी हमें पोस्ट सर्जित करनी पड़ेगी, व्यवस्थापक की भी पोस्ट सर्जित करनी पड़ेगी, चपरासी की भी पोस्ट सर्जित करनी पड़ेगी, वाणिज्य के विशेषज्ञों को भी लाना पड़ेगा। तमाम प्रकार की इन चीजों को स्कूल को संचालन के लिए किन किन की आवश्यकता रहेगी उनकी भी हमें उपलब्धता प्रदान करवानी पड़ेगी। तो अभिन्यास यानी नक्शा। हम जब प्लांट को, मशीनरी को स्थापित करते हैं तो स्थापित करने के लिए प्रत्येक उन वस्तु की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी जिनसे ये उत्पाद का निर्माण के लिए आवश्यक हो। अब उन प्लांट को हम लगा लिया, अब हमें प्रत्येक उन तमाम प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसमें वो वस्तु उत्पादित हो। अब वस्तु उत्पादित होने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, गौर करें। निर्माण के लिए आवश्यक हो, जैसे कि मशीन होनी चाहिए। अब मशीन तो होगी तो मशीन को चलाएगा कौन? मानव चलाएगा, मानव चलाएगा। अब मशीन के अंदर आप चीज क्या डालोगे? कच्चा माल डालोगे, रॉ मटेरियल, फिर वो रॉ मटेरियल निर्मित माल में ऊपर के सामने आएगा। ये सब भौतिक व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। यही है संयंत्र अभिन्यास। गौर करें विद्यार्थी, एक बार मैं वापस पुनः पढ़ लेता हूँ। संयंत्र अभिन्यास यानी प्लांट का लेआउट है। भौतिक सुविधा जो है पूरी होती है, पूरी होने के बाद उद्यमी को संयंत्र का ऐसा नक्शा बनाना चाहिए विद्यार्थियों जिसमें सभी विद्यार्थियों, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, इसको भी आप बोलकर भी अपनी कॉपी में मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनकर आप कॉपी में लिख सकते हैं। उद्यमी को संयंत्र का ऐसा नक्शा बनाना चाहिए जिसमें सभी आवश्यक सुविधा आ जाए। अब अभिन्यास का क्या मतलब है? नक्शा। अब अभिन्यास नक्शे से हमारा तात्पर्य यह है कि प्रत्येक उन वस्तु की व्यवस्था करने से है जो उत्पाद के निर्माण में आवश्यक हो, उत्पाद के निर्माण में आवश्यक हो, जरूरत हो। अब वो आवश्यक हो, जरूरत किसकी होगी? एग्जांपल जैसे कि मशीन को कौन चलाएगा? मानव। और मशीन के अंदर हम डालेंगे क्या? रॉ मटेरियल से निर्मित माल। इन सब भौतिक व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। ये संयंत्र का अभिन्यास होता है। गौर करें। अब 8वां बिंदु है कर संबंधी योजना। विद्यार्थियों आज के समय में कर संबंधी योजना कानून अपनी औपचारिकता है, विधिक औपचारिकताओं से हम जो भी व्यवसाय प्रारंभ करते हैं उसमें कर किस रिलेटेड जो भी योजना है उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर हम पहले राज्य स्तर की बात करें तो वैट टैक्स लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, फिर सेल टैक्स भी लगता था, एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी। हम कोई भी माल उत्पादित करते थे तो उसका वैट चुकाना होता था, माल खरीदना, माल बेचना। तो
अब इन सबको हटाकर एक टैक्स लाया गया जिसे जीएसटी कहते हैं, उसके बारे में, उस योजनाओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। सरकार क्या चाहती है, जैसे हम किसी दूसरे राज्य से माल खरीद रहे हैं तो हमें आधा राज्य सरकार को चुकाना है, आधा केंद्र सरकार को चुकाना है। जीएसटी के बारे में हम कक्षा 12 में बात करेंगे, टैक्सों के बारे में, मगर कर संबंधी योजनाओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कर संबंधी योजना अब आवश्यक कार्य बन गया है कोई भी व्यवसाय के अंदर। विधिक कानून व्यवसाय की कार्यविधि के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। ये जो विधिक कानून होता है, जैसे हम व्यवसाय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत करते हैं, या अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत कोई भी अनुबंध करते हैं, किसी चीज को खरीदने या बेचने के लिए अनुबंध करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, या फिर हम कंपनी के जरिए हम कंपनी खोलकर कोई भी व्यवसाय करते हैं, तो उनके जो विधिक कानून होते हैं उनके बारे में, प्रत्येक पहलू के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। न कहीं हम इन कानून का उल्लंघन करके हम कहीं फंस ना जाए। इस ऐसे व्यवसाय करने के लिए तमाम प्रकार के ऐसे एग्रीमेंट बने हैं, ऐसे एक्ट बने हैं, उन एक्ट के बारे में आवश्यकता हमारे पास होनी चाहिए, उनकी कार्यविधि को हम जानना चाहिए। तो विविध कानून व्यवसाय की कार्यविधि, व्यवसाय की कार्यविधियों को विद्यार्थी इस लाइन को समझे। विविध कानून है और कई प्रकार के ऐसे एक्ट जो कानून, मैंने अभी बात की, साझेदारी कानून है, अनुबंध अधिनियम का कानून है, हिंदू अविभाजित परिवार का कानून है, अपन बात कर सकते हैं कि कंपनी अधिनियम का कानून है। इन कानून के बारे में पता होना चाहिए। ये व्यवसायिक कार्यविधि के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करते हैं। जो व्यवसाय की हम कार्य करते हैं उनके प्रत्येक पहलू को प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण दूं, हमने अनुबंध अधिनियम के अनुसार हमने ये पेन मैंने आपको दिया और अनुबंध किया कि आप इसको 2 महीने तक इस पेन का उपयोग कर मुझे वापस चुकाओगे, तब मुझे आप 2000 रुपए प्रदान करोगे। जैसे हमने अनुबंध किया, अनुबंध के दौरान हमने ऐसा कोई ठहराव नहीं किया, ऐसी कोई लिखित समझौता नहीं किया और मैंने आपको पेन दिया और 2 महीने आपने यूज करके मुझे पेन वापस दे दिया, और अब जब मैं पैसे मांग रहा हूं तो आप बोलोगे आपके पास क्या सबूत है, आप अगर मुझे 2000 रुपए नहीं दोगे तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। मगर मैंने अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत ऐसा कुछ समझौता कर अगर आपको मैंने ये पेन दिया और आपने 2 महीने इसका उपयोग कर मुझे वापिस जब लौटाया, तब आपने मुझे 2000 रुपए प्रतिफल के रूप में प्रदान किए, और मेरे पास अगर वो डीड है, मैं अगर इसको कोर्ट के अंदर लेके जाता हूं तो आपको 2000 रुपए चुकाने ही पड़ेंगे। तो इसलिए उन कार्यविधियों के प्रत्येक पहलू को ही प्रभावित करता है। हर एक कानून जो व्यवसाय की कार्यविधि को प्रभावित करता है और सुनिश्चित करता है। विद्यार्थी गौर करें, व्यवसाय करने वाले को यानी कि प्रवर्तक को विभिन्न टैक्स कानून के अंतर्गत, जो व्यवसाय कर रहा है प्रवर्तक जिसे कहते हैं, उसे विभिन्न टैक्स कर कानूनों के अंतर्गत जो कर के दायित्व होते हैं, कर टैक्स की लायबिलिटी होती है, तथा व्यावसायिक निर्णयों पर उनके प्रभावों के संबंध में पहले से सोचकर चलना चाहिए। विद्यार्थी जो भी व्यवसाय कर रहा है या व्यवसाय प्रवर्तक होता है, उसको टैक्स के कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके क्या दायित्व है, टैक्स से संबंधित उसके क्या दायित्व, उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। उन सबको सोचकर ही उसे कोई भी निर्णय आगे करना चाहिए। उन्हें समझकर, उन प्रणाली को अपनाकर क्या क्या कानून किस दृष्टि के अंदर बाधित करते हैं इस व्यवसाय को, उसके दिमाग के अंदर सब चीजें होनी चाहिए। क्या क्या दायित्व है मेरे, कौन कौन सा टैक्स कितना चुकाना है इस व्यवसाय के प्रति, वो सब उसके दिमाग के अंदर होकर फिर वो व्यवसाय प्रारंभ से चालू करना चाहिए। इस प्रकार हम व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले हमारे पास जो मूल घटक होते हैं, और हमने 8 बिंदुओं के माध्यम से उन मूल घटकों को समझा। 4 बिंदु हमने गत वीडियो में समझे थे और 4 बिंदुओं को आज समझा। एक एक बिंदु को मैंने खोल कर समझाया। आप भी अपनी कॉपी में लिखें विद्यार्थियों, मैंने समझने का प्रयास करें कि आप व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो व्यवसाय सिर्फ एक नाम छोटा है, मगर व्यवसाय करने के लिए हमें कई प्रकार की ऐसी रणनीतियां बनानी पड़ती है, ऐसी योजनाओं को समझना पड़ता है और व्यवसाय कर सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।